दिल्ली शहर में रेशमा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। खन्ना परिवार की छोटी बहू निधि बड़ी ही बड़बोली थी। उसकी आदत थी कि वो हर काम में बीच में आकर जरूर बोलती थी। ऐसे ही एक दिन, अब क्या बताऊं सरला, माहौल ही खराब है। तुझे पता है रमायना उसका बेटा भी अपनी पसंद की बहू ले आया भगाकर। अब क्या पता ये लव मैरिज वाली लड़कियां कैसी निकलती हैं। तभी रेशमा की बहू निधि बीच में बोल पड़ती है, हाँ माँ जी सही कहा आपने। आपको पता है मेरा भाई है ना राहुल, वो मेरी भाभी सिमरन के बारे में शादी से पहले सबको अच्छी अच्छी बातें बताता था। उसे उससे शादी जो करनी थी। मेरे घर वालों को भी लगा कि लड़की अच्छी होगी और उन्होंने भी भाई की शादी सिमरन भाभी से करा दी। लेकिन जैसे ही भाभी घर में आई उन्होंने अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। पता है वो कई बार जानबूझकर देर से सोकर उठती है ताकि मेरी माँ को ही सारा काम करना पड़े। उसकी बात सुनते ही रेशमा झट से बोल पड़ती है, बहू तू बीच में मत आ, तू अपना ज्ञान मत दे। अरे कुछ तो सोचा कर, कहाँ की बात कहाँ कर रही है। अब मैं क्या ही बोलूं आंटी जी, आप ही देख लो। ये लव मैरिज के किस्से तो ना मेरे दिमाग से बाहर हैं। बाकी आपकी मर्जी, ऐसा ना हो आते लव मैरिज वाली बहू आपको भी दिन में ही तारे दिखाने शुरू कर दे। अच्छा मैं न चलती हूँ रेशमा, फिर आऊंगी। उसके जाते ही रेशमा ने उसको खूब सुनाया, बहू तुम न यूं बीच में अपनी टांग मत अड़ाए करो। देखा बेचारी का मुंह कितना सा हो गया। माँ जी मैं तो बस अपनी सलाह ही दे रही थी। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है तेरी सलाह की। दरअसल रेशमा की पड़ोसन का बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था और उसी के बारे में वो रेशमा से बात कर रही थी। रेशमा की छोटी बहू का काम था हर काम में बीच में आना, जैसे फट्टे में टांग अड़ाना उसकी आदत थी। ऐसे एक दिन, मुझे मंदिर जाना है, तुम रमेश को बोल दो मुझे मंदिर ले जाएगा। माँ जी पर वो तो सोकर ही नहीं उठे अभी, आज संडे है ना तो आराम से ही उठेंगे। अच्छा रहने दे, कोई नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ, धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगी। तभी निधि बीच में बोल पड़ती है, अरे माँ जी एक काम करो ना, मैं ओला बुक कर देती हूँ, आप उसमें बैठकर चले जाना मंदिर, 500 रुपए लेगा बस। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मंदिर में ओला करके जाऊंगी, 2 गली छोड़कर तो मंदिर है और उसके 500 दूं मैं। नहीं मैं चली जाऊंगी पैदल ही। रेशमा मंदिर चली जाती है और उसके मंदिर से लौटने के कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता करने नीचे आ जाते हैं। अरे पूजा बहू, तुमने नाश्ते में आलू के पराठे नहीं बनाए क्या? माँ जी वो निधि ने मना कर दिया था, उसका आज आलू के पराठे नहीं बल्कि मेथी के पराठे खाने का मन था। आप जानते हैं ना उसकी आदत। हाँ इसकी तो आदत ही है बीच में आना। वो बात नहीं है माँ जी, वो क्या है ना, बहुत दिन से आलू खा कर मैं तो बोर सी हो गई थी, इसीलिए आज मेथी के पराठे बना दिए। बहू जब तुमको पता है मेथी के पराठे घर में कोई नहीं खाता, फिर भी तुमने बनवा दिए। माँ जी मेथी के पराठे कितने हेल्दी होते हैं, इसीलिए बना दिए। भगवान जाने कब बंद होगा इसका ये बीच में बोलना, हम तो तंग आ गए इसकी आदत से। ऐसे दिन बीतते हैं और निधि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और पूरा घर उसकी इस आदत से दुखी हो गया था। फिर भी वो हर चीज में बीच में आ ही जाती। ऐसी एक रोज सास अपनी बेटी प्रिया से, अरे प्रिया बेटी क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? माँ कल मेरे कॉलेज का ट्रिप बाहर जा रहा है। तो बेटा इसमें ऐसे उदास होने की कौन सी बात है, जाओ जहां मन करे जाओ। माँ मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है ट्रिप पर पहनने के लिए। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम निधि के साथ जाकर दुकान से कोई नई ड्रेस खरीद लाओ। आपकी छोटी बहू की वजह से ही तो आज मेरा दिमाग खराब है। बेटा आप क्या कर दिया इसने? माँ जब मेरी दोस्त रुचि घर आई थी ना तो वो मुझसे एक ड्रेस मांग रही थी पहनने के लिए, मैंने तो मना कर दिया तो इतनी बड़ी भाभी बीच में कूद पड़ी। उनकी तो आदत है हर काम में बीच में बोलने की। वो झट से बोल पड़ी कि प्रिया दीदी की वो नई वाली ड्रेस दे दो ना जो तुम पिछले संडे लेकर आई थी। तो बस फिर क्या था, मुझे उसको वो ड्रेस देनी पड़ी। अरे बेटा ना जाने ये क्या करके मानेगी, इसकी तो आदत बन गई है हर चीज में बीच में बोलने की। फिर प्रिया अपनी नई ड्रेस लेकर आई और पार्टी में चली गई। ऐसे निधि सभी के कामों में बीच में आकर बोल पड़ती क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर जो थी और लाख समझाने पर भी किसी की नहीं सुनती थी। फिर एक दिन रेशमा अपनी पड़ोसन सुमित्रा से बात कर रही थी, और कैसी हो सुमित्रा दीदी, नई बहू कैसी है? ठीक हूँ, बहू भी अच्छी है, पूरा घर संभाल रखा है। चलो अच्छा है ये तो, नहीं तो आजकल की बहुएं कहाँ कुछ करके देती हैं। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं रेशमा, बहू को एक साड़ी लानी थी कल, उसे राहुल के किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है, लेकिन अब राहुल घर पर नहीं है और तू तो जानती है मेरे घुटनों का दर्द मुझे कहीं आने जाने नहीं देता। मुझे पता नहीं आज की बहुओं की पसंद का,
और बहू मेरी गांव की है तो उस बेचारी को यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। ओहो हो, अच्छा ये बात है। इतने में निधि अंदर से चाय लेकर आती है तो झट से बीच में बोल पड़ती है, आंटी जी आप क्यों परेशान होती हो, मैं चली जाती हूँ, साड़ी तो लानी है मैं दिलवा लाती हूँ। सत्यानाश हो इसका, फिर बीच में आ गई, अब ना जाने क्या करके आएगी। निधि नई बहू मुस्कान के साथ चली जाती है और उसको साड़ी की दुकान पर ले जाती है। मुस्कान ये वाली ले लो, लाल वाली साड़ी तुम पर अच्छी लगेगी। दीदी अच्छी तो लगेगी पर महंगी भी तो है बहुत। तो क्या हुआ महंगी है, इकलौती बहू हो, आंटी एक साड़ी नहीं दिलवा सकती क्या? निधि के कहने पर मुस्कान उस साड़ी को ले लेती है। जैसे वो दुकान से बाहर आने लगती है तभी मुस्कान निधि से, दीदी मुझे टॉयलेट जाना है, मैं होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी जा। मुस्कान टॉयलेट करने चली जाती है। इतने में निधि की नजर अपनी एक पुरानी सहेली पर जाती है और वो कब बातें करते हुए उसके साथ घर आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और इस तरह वो नई बहू को बाजार में ही खोवाती है। आ गई बहू, दिला लाई साड़ी मुस्कान को? हाँ माँ जी दिला तो लाई है। ये मुस्कान कहाँ गई? हे भगवान, वो तो टॉयलेट करने गई थी और मैं से वही छोड़ आई। सत्यानाश हो तेरा बहू, मुझे पता था तुम कुछ न कुछ नया काम करके आओगी। अब माँ जी मुझे थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा, गई तो उसके अच्छे के लिए थी। और थोड़ी देर बाद ही सुमित्रा बाहर से चिल्लाते हुए आती है और निधि को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कान रोते हुए वहां आ जाती है। दरअसल उसे रास्ते में राहुल मिल गया था और उसे अपने साथ ले आया था। इसलिए समझाती हूँ तुझे, हर बार बीच में मत आए कर। आज अगर मुस्कान खो जाती ना तो उम्र भर तुझे बातें सुननी पड़ती। चिल मारो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी भी कह देती हूँ बहू, अपनी आदत सुधार ले नहीं तो बहुत पछताएगी। लेकिन निधि पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। वो कभी किसी के लड़ाई झगड़े में बीच में बोल पड़ती तो कभी किसी की बातों में। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया और एक दिन निधि बाहर कूड़ा डालने जाती है, जहाँ अपनी पड़ोसन सुमन को देख वो उससे बात करने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद सुमन का लड़का बोलता है, मम्मा मम्मा मेरी बॉल छत पर गिर गई है, ला दो ना प्लीज। हाँ बेटा मैं अभी ले आती हूँ। बेटा आंटी अभी इम्पोर्टेंट बात करी है ना मम्मा से, आप ही लेकर आ जाओ। अरे नहीं नहीं दीदी, छोटा बच्चा गिर गया तो। कोई नहीं राज, मम्मा लेकर आएगी, रुको अभी। सुमन जाने दो, तभी तो कुछ सीखेगा, कब तक छोटा बच्चा बनाकर रखोगी। निधि की जिद से सुमन राज को छत पर भेज देती है और थोड़ी देर बाद ही देखती है कि अचानक राज छत से नीचे गिर गया, जिसे देख सुमन की चीख निकल जाती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बी पॉजिटिव ब्लड लाने के लिए बोलता है। अब जल्दी कीजिए नहीं तो ब्लड लॉस होने की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। तभी निधि वहाँ आती है और फिर सुमन निधि को सुनाने लगी, तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर तुम उस समय बीच में नहीं आती तो मेरा राज ठीक होता। और उस दिन निधि को हर बात में बीच में आने का बड़ा दुख होता है, लेकिन उस दिन के बाद से निधि ने बीच में बोलना छोड़ दिया। अब सास और उसके ससुराल वाले भी उसकी इस नई आदत से काफी खुश थे। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो, पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था, वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ,
मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी। ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना। 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है। मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो। है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा? वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं, मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी। मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है। पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे। वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहाँ अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा? डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तू चिंता क्यों करती है? मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी।